नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग्स LKO। काफ़ी लोगों के ये कमेंट आ रहे थे, काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि भाई अगर 143 वाली ज़मीन है, 143 प्लॉट है या धारा 80 प्लॉट है, वह जिसके नाम पर है उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके जो वारिस हैं, जो उनके लोग हैं, उनकी पत्नी है, उनके बेटे हैं, बेटी हैं या बच्चे हैं, वो लोग उस संपत्ति को कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे बेच पाएंगे या उसका रखरखाव कर पाएंगे, क्योंकि वह ज़मीन, वह संपत्ति तो उस व्यक्ति के नाम पर है जिनके नाम रजिस्ट्री है और उनका दाखिल खारिज नहीं होता है धारा 80 और 143 वाली ज़मीनों का। या कोई फ्लैट है या कोई LDA का मकान है या LDA का प्लॉट है जिसका भूलेख पर दाखिल खारिज नहीं होता है। बहुत लोग इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि दाखिल खारिज भाई दाखिल खारिज अगर नहीं होगा तो वह संपत्ति हमारे नाम कैसे आएगी। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में इसी टॉपिक पर जानकारी दूंगा और ये टॉपिक एकदम क्लियर करूंगा कि अगर कोई ज़मीन या कोई संपत्ति ऐसी है जिसका 143 है भूलेख पर, उसका डिटेल दर्ज नहीं है या नहीं होता है, तो उसके आप मालिक कैसे हो सकते हैं, या जो उस संपत्ति का मालिक है उसकी मृत्यु होने के बाद में वह संपत्ति आपके नाम कैसे आएगी और कैसे आप उस संपत्ति के मालिक बन पाएंगे। कई लोगों का क्योंकि कमेंट भी आया है, कई हमारे भी कस्टमर ऐसे हैं जिनको हमने 143 वाली ज़मीनें दी हैं, उनमें कोरोना काल में उन लोगों की या तो डेथ हो गई है, कई लोग ऐसे हैं, या किन्हीं कारणवश 2-3 लोग ऐसे हैं जिनका ये सवाल था और हमारे कई सब्सक्राइबर्स ने भी ये सवाल किया था कि आप इस पर एक डिटेल वीडियो बना करके दें। तो मैं आज आप लोगों के लिए ये डिटेल वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें पूरी जानकारी दी गई है, आपकी सभी शंकाओं का समाधान इस वीडियो में हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, या आप मेरा चैनल बार बार देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, या किसी टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझसे बता सकते हैं। उस टॉपिक पर भी मैं जानकारी आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दूँगा वीडियो के माध्यम से, या कमेंट में जानकारी देने लायक रहेगा तो मैं कमेंट में दे दूँगा। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि जो 143 वाली ज़मीनें हैं या कोई प्रॉपर्टी 143 या धारा 80 है, उसके मालिक की अगर मृत्यु हो जाती है तो वह उनके वारिसों को कैसे ट्रांसफ़र होगी। तो देखिए, दाखिल खारिज तो होता नहीं है। जो गांव में संपत्तियाँ होती हैं या खेत वगैरह होता है किसी व्यक्ति के नाम, मान लीजिए कोई व्यक्ति है A है जिसका कोई खेत है या कोई बाग है या कोई ऐसी चीज़ है जो भू राजस्व की वेबसाइट पर, भूलेख पर दर्ज है या जिनका लेखा जोखा है वहाँ पर, वो तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो लेखपाल के द्वारा वहाँ पर सर्वे करके और कानून गो को रिपोर्ट दे दी जाती है, जिसमें वरासत हो जाती है। लोग वरासत करा लेते हैं, तो वरासत हो जाती है तो वो जो उनकी पैतृक संपत्तियां होती हैं, वो संपत्तियां जो उनके कानूनी वारिस होते हैं, जिसके नाम संपत्ति होती है, उसके जो कानूनी वारिस होते हैं उनके नाम वरासत हो जाती है और खतौनी में बाकायदा दर्ज हो जाता है कि ये फला फला व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके जो कानूनी वारिस हैं, मान लीजिए पत्नी है, बेटा है, बेटी है, उन सभी लोगों का नाम वहाँ पर दर्ज हो जाता है। तो वो भूलेख पर दर्ज हो जाता है, जो खेती वाली ज़मीनें या बाग वगैरह है, जो भी संपत्ति है उस पर दर्ज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मामला आता है 143 और धारा 80 वाली ज़मीनों का। तो देखिए, जो संपत्ति होती है, संपत्ति 2 तरीके से बढ़ती है। या तो वसीयत करके आदमी जाए, जो मरने वाला व्यक्ति है, अगर उसने अपने मरने के पहले वसीयत नहीं की है, कोई वसीयत नहीं लिखी है, विल नहीं लिखी है, तो उसकी जो संपत्ति है बाद में बंटवारे में समस्या आती है या वरासत के आधार पर ट्रांसफ़र होती है। दूसरा तरीका होता है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनता है। जो उनके कानूनी वारिस होते हैं उन सभी के नाम पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एक बनता है, जिसमें सभी का नाम शामिल किया जाता है, सभी का डिटेल बताया जाता है। 2 तरीके से यहाँ पर होता है। तो जो वरासत है, वरासत में तो मान लीजिए जो गाँव की ज़मीनें हैं या बाग है या खेती वाली ज़मीनें हैं, या मान लीजिए शहर में कहीं आपके पास खेती वाली ज़मीनें हैं, तो वहाँ पर आप करा सकते हैं, लेखपाल से मिल करके वो करवा सकते हैं, या ऑनलाइन भी व्यवस्था है, ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा होता है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। उसमें मान लीजिए कि जो मृतक व्यक्ति है उसके बैंक में
पैसे हैं या शेयर हैं खरीदे हैं या कोई और अचल संपत्ति है या चल संपत्ति है, तो उन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनता है सक्सेशन सर्टिफिकेट। सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा करके आप उस संपत्ति पर अपना दावा कर सकते हैं। तो उसमें सारे लोगों का नाम चढ़ेगा, सारे लोगों का दावा होगा कि भाई ये व्यक्ति थे, इनका ये प्रॉपर्टी थी, इन्होंने ये 1000 स्क्वायर फीट का या 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट यहाँ पर लिया था, तो वो भी उसमें आ जाएगा। जो भी मतलब जो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो बनेगा उसमें जो भी संपत्तियाँ होंगी, सारी संपत्तियाँ उसमें कवर हो जाएंगी कि उस उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के माध्यम से आप सारी संपत्तियों का मैनेजमेंट कर पाएंगे। अगर आपको 143 वाली ज़मीन बेचनी है तो आप बेच भी सकते हैं, या उसका मान लीजिए कोई मकान है तो मकान में टेलीफोन का मान लीजिए कनेक्शन है या बिजली का कनेक्शन है, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर ट्रांसफ़र करा सकते हैं अपने नाम पर, या उनका जो डेथ सर्टिफिकेट होता है, डेथ सर्टिफिकेट से भी कहीं कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है। और जो एलडीए में संपत्तियां हैं, मान लीजिए विकास प्राधिकरण है, एलडीए है, आपका आवास विकास है या नगर निगम में है, आपको अपना नाम दर्ज कराना है, तो वहाँ पर एक आप एप्लीकेशन देंगे कि भाई ये हमारे पिता थे या ये हमारे इस संबंध में थे और इनके कानूनी वारिस हम हैं। मान लीजिए कहीं ससुर होता है तो बेटी होती है, बेटी नहीं है तो बेटी के बाद में दामाद को मिलता है, या जो भी जिस तरीके का रहता है, तो उसमें आप ये दावा करेंगे कि भाई ये फला फला व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु अब हो चुकी है, इनके कानूनी वारिस हम हैं और इनके नाम पर हमारा ये ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी जाए। एलडीए में जब आपको नामांतरण कराना होगा तो वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें देंगे, तो एलडीए पेपर में एक नोटिस निकालता है कि भाई ये फला फला संपत्ति है जिसका फला योजना में है और इसका ये नंबर है, और इसको इस प्रमाण पत्र के आधार पर इनको ट्रांसफ़र करने का आवेदन आया है। तो यह आज से 30 दिन के अंदर अगर किसी को आपत्ति है तो यहाँ पर आकर के आपत्ति अपनी दे सकता है, पेश कर सकता है, अन्यथा इसके बाद कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। आवास विकास में भी यही प्रक्रिया है और नगर निगम में भी यही प्रक्रिया है। तो अगर आपकी संपत्ति आवास विकास में है, नगर निगम में है या एलडीए में है तो आप इस तरीके से करा सकते हैं। अन्यथा अगर आपकी 143 वाली ज़मीन है, धारा 80 वाली ज़मीन है, तो आप सक्सेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से भी उसको प्रबंधित कर सकते हैं, खरीद बिक्री उसकी कर सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।